क्योंकि सुबह से वो बस काम पर काम ही करती जा रही थी। लेकिन सुबह से उसने एक दाना भी नहीं खाया था। सबने कितनी ही बार उससे इसका कारण पूछा, लेकिन गुनगुन ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में जब मिहिका को अब और ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कबीर को कॉल लगा दिया। वहीं कबीर ऑफिस से निकलकर गुस्से में तेजी से कार चलाए जा रहा था। बार बार उससे अनजाने में हुई गलती का एहसास हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव की तो सामने से मिहिका की आवाज आई, भाई क्या आपने भाभी को कुछ कहा है? कबीर थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, साफ साफ बता छोटी, गोल गोल बातों को घुमाओ मत। इस पर मिहिका ने उसे सुबह से हुई अब तक की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर कबीर ने उससे कहा, ठीक है मैं अभी घर आता हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ मेरा एक काम कर देना। ये कहकर उसने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद कबीर घर पहुंचते ही कबीर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो रूम में पहुंचा तो उसने अपने सामने गुनगुन को बैठे हुए देखा। वहीं जैसे ही गुनगुन को किसी के आने का एहसास हुआ, वैसे ही उसने बिना सामने देखे ही कहा, मिहिका दी जल्दी से बताइए हमें करना क्या है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अबॉर्टेड कहते उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि उसके सामने कबीर अपने हाथ फोल्ड किए हुए खड़ा था। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आने लगा, जिसे देखकर गुनगुन डर के मारे कांपने लगी और वो झट से दरवाजे की तरफ भागने लगी कि तभी कबीर ने झट से दरवाजा लॉक कर दिया। थोड़ी ही देर में गुनगुन और कबीर के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। वहीं कबीर ने उससे आखिरी बार गुस्से से कहा, देखो ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे पास आ जाओ वरना। तभी गुनगुन ने भी थोड़ी मासूमियत से कहा, आपने ही तो सुबह कहा था कि अगर मैं किसी को भी कल के बारे में नहीं बताऊंगी तो आप मुझे फिर से नहीं पकड़ेंगे और वो गंदी हरकत भी नहीं करेंगे। गुनगुन की बात सुनकर कबीर ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? गंदी हरकत? मैंने कब तुमसे गंदी हरकत की? इस बात पर गुनगुन ने कहा, कल रात आपने बहुत सारी गंदी हरकतें की थीं। ये कहते हुए उसने उसे अपनी गर्दन के बाइट मार्क्स दिखाने शुरू किए, जिसके लिए उसने अपना दुपट्टा अपने गले से हटा दिया था। बाइट मार्क्स दिखाने के चक्कर में गुनगुन को ये भी एहसास नहीं हुआ कि एक बार फिर उसने अनजाने में कबीर को सिड्यूस कर दिया था। वहीं कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसका एहसास गुनगुन को नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचारी तो अपने मार्क्स दिखाने में बिजी थी। वहीं कबीर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से गुनगुन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरी ये गंदी हरकत पसंद नहीं है? क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? ये कहते हुए वो बड़े प्यार से गुनगुन के गालों को सहलाने लगा। वहीं गुनगुन कबीर की इस हरकत से एकदम फ्रीज हो गई। वो अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसकी हिम्मत कबीर से नजरें मिलाने की बिल्कुल नहीं हो रही थी। कबीर ने झट से गुनगुन के होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। काफी देर तक किस करने के बाद अब वो धीरे धीरे उसके गले पर भी किस करने लगा। वहीं गुनगुन को पता नहीं क्यों धीरे धीरे कबीर की इस टच से अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था, एक प्यारा सा मीठा सा एहसास होने लगा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। पहले ही पल गुनगुन उससे छूटते हुए बोली, आपने अपना वादा तोड़ा है, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे और सबको बता देंगे कि आपने हमारे साथ गंदी हरकत की है। ये सुनकर कबीर ने उसे और भी टाइट से पकड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम सबको क्या बताओगी? इस पर गुनगुन ने जोश के साथ कहना शुरू किया, हम सबको ये कहेंगे कि आपने हमें किस। आगे के शब्द बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी, वो शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। वहीं कबीर के होठों पर ये देखकर एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी रूम के दरवाजे पर नॉक हुई और एक सर्वेंट खाने की ट्रॉली रखकर चला गया। खाना देखते ही गुनगुन के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर सपना जी की बात याद आते ही वो वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे लगा कि कबीर ने खुद के लिए खाना मंगवाया है। वहीं कबीर ने गुनगुन की हर हरकत नोटिस कर ली और उसने फिर तीखी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए ही है, सिर्फ देखने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, चुपचाप बैठकर खाना खा लो। ये सुनते ही गुनगुन ने धीमी आवाज में कहा, भरी मालकिन को जब पता चलेगा कि हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें और भी बड़ी सजा देंगी, हम ये नहीं खा सकते। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी कबीर ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, खाना खाओ, मतलब खाओ, समझी? वही गुनगुन एक नजर खाने को देखती और एक बार कबीर को। अब गुनगुन सबकी बात टाल सकती थी, लेकिन कबीर की नहीं, इसलिए वो किसी भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ी थी। वहीं कबीर जो अपना काम छोड़कर गुनगुन को खाना खिलाने आया था, उसे बच्चों की तरह खाते हुए देखकर मन ही मन कहने लगा, कितना बचपना है इसमें। वहीं थोड़ी ही देर में गुनगुन का खाना खत्म हो गया और जब उसने अपना सिर उठाकर अपने सामने देखा तो कबीर को खुद को एक टक देखते हुए पाकर वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तभी अचानक गुनगुन ने कहा, हमने तो आपको खाने के लिए पूछा ही नहीं, आप हमें माफ कर दीजिए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। ये कहकर जैसे ही वो उठकर बाहर जाने को हुई, वैसे ही कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे देखते हुए बेहद इंटेंस नजरों से कहा, मेरा खाना तो यही है। ये सुनकर गुनगुन, जो कबीर की इस तरह खींचे जाने से हैरान हो गई थी, कंफ्यूज होते हुए बोली, आपका खाना? अरे हमने तो पूरा खाना खा लिया, ये देखिए। ये कहते हुए उसने उसे अपनी खाली प्लेट दिखानी शुरू की, जिस पर कबीर ने अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए कहा, मेरा खाना तो। ये कहते हुए उसने एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया और फिर धीरे धीरे किस करने लगा। वहीं गुनगुन एक बार फिर कबीर की चालाकी समझ नहीं पाई और उसके जाल में फंस गई। काफी देर तक किस करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। वहीं गुनगुन अब कबीर की इस हरकत को देखकर गुस्से में उससे मुंह फुलाकर घूरने लगी। वहीं कबीर ने अब उसे इग्नोर करते हुए एक स्माइल दी और वहाँ से निकल गया और गुनगुन बस हैरानी से उसे देखती ही रह गई।
दूसरी तरफ होटल में जेनी गुस्से में अपने रूम में तोड़फोड़ मचा रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चीख चिल्ला रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उसने अपना फोन लिया और किसी को कॉल करके बोली, तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। इस काम के बदले में तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। थोड़ी देर बात करने के बाद जेनी ने कॉल कट कर दी और फिर अपने आप से कहा, जेनी के चंगुल से ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। आखिर इन बीते कुछ महीनों में ऐसा क्या बदल गया है कि तुमने जेनी को इग्नोर कर दिया। नहीं, कबीर वालिया, जेनी के चंगुल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। इतनी दूर आकर मैं हार नहीं मान सकती। तुम्हें तो मेरा होना ही होगा और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। देर रात जब कबीर ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था तभी उसे जेनी का कॉल आया। पहले तो कबीर ने इग्नोर किया, लेकिन बार बार कॉल आ रहा था जिसकी वजह से कबीर ने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल के दूसरी तरफ से जेनी की घबराई हुई आवाज आई, कबीर कबीर मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, कबीर मुझे बचाओ। ये कहते हुए फोन कट गया। वहीं कबीर हेलो जेनी जेनी करता रह गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कबीर तेजी से जेनी के होटल की तरफ बढ़ गया। 15-20 मिनट में ही कबीर होटल पहुंच गया और तेजी से जेनी के रूम की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि रूम अंदर से लॉक है और जेनी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं। वो तेजी से रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो देखा कि पूरे रूम का सामान बिखरा पड़ा है और जेनी बुरी तरह से घायल पड़ी है। जेनी के सिर से तेजी से खून निकल रहा था। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत जख्म थे जिनसे भी खून निकल रहा था। कबीर ने जल्दी से जेनी को अपनी गोद में उठाया और होटल से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में वो जेनी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पहले से डॉक्टरों की एक टीम मौजूद थी जिसे कबीर ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। वहां पहुंचते ही डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। काफी देर के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आए और कबीर से कहा, देखिए मिस्टर वालिया, सिर की चोट काफी गहरी है और उनके पूरे शरीर पर अनगिनत जख्म है। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में काफी वक्त लगेगा और उन्हें कुछ दिनों तक स्ट्रेस से दूर रखना होगा, नहीं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। कबीर ने डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और फिर जेनी से वार्ड में मिलने चला गया। उसने देखा कि जेनी के सिर, पैर और अनगिनत जगहों पर पट्टियां लगी हुई थी। जेनी को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए वो उसे एक नजर देखकर वार्ड से बाहर निकल गया और फिर रोनित को कॉल करके इस मामले की पूरी छानबीन करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब जेनी को होश आया तो कबीर ने उससे कहा, जेनी ये सब किसने किया? इस पर जेनी रोते हुए बोली, पता नहीं कबीर, वे लोग कौन थे? उन लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है कबीर, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। वही कबीर जेनी की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि जेनी का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो उसे जान से मारना चाहता है। ये सोचते हुए उसने उससे कुछ और सवाल पूछे, लेकिन कुछ खास जानकारी उसके हाथ नहीं लगी। वही कबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, वैसे कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तब तक के लिए मैं यहाँ कुछ बॉडीगार्ड्स हायर कर देता हूँ। ये सुनकर जेनी फिर से रोते हुए बोली, नहीं कबीर, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार फिर मुझ पर हमला होगा और मैं शायद इस बार न बच पाऊं। तुम जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारे लिए मैं। तभी कबीर ने जेनी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, खबरदार जो तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला। तुम मेरी जिम्मेदारी हो जिससे मैं कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं जेनी के होठों पर कबीर को इस तरह खुद की परवाह करते देख एक जहरीली मुस्कान तैर गई जो उसने अपने मन के अंदर ही छुपा ली। सुबह सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे सिवाय कबीर के। जब दादा ने सपना जी से इसके बारे में पूछा तो सपना जी ने कहा, कबीर का कॉल आया था, उसके किसी फ्रेंड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से उसे रात भर हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। शायद वो वहीं से ऑफिस जाने वाला है। इस पर विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, मॉम, भाई के सारे फ्रेंड्स को मैं अच्छे से जानता हूँ, उनमें से तो कोई भी बीमार नहीं है, फिर ये नया फ्रेंड अचानक से। बात कुछ समझ नहीं आई। इस पर सपना जी ने कहा, इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, अब जब कबीर यहाँ आएगा तभी इसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। इसके बाद मिहिका और विक्रम अपने कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में मिहिका के नंबर पर मयंक का कॉल आया। उसने एक नजर विक्रम की तरफ देखा और मयंक को मैसेज करके बता दिया कि आज वो उससे नहीं मिल सकती क्योंकि आज वो विक्रम भाई के साथ ही कॉलेज जा रही है। बीते कुछ दिनों से मयंक और मिहिका का काफी मिलना जुलना होने लगा था। मयंक रोज कॉलेज से मिहिका को पिक और ड्रॉप करता था। मिहिका को अब मयंक धीरे धीरे पसंद आने लगा था। दोनों के बीच काफी नजदीकी बढ़ चुकी थी। जैसे ही ये बात सपना जी को पता चली तो उन्होंने विक्रम को मिहिका के साथ ही कॉलेज जाने को कहा ताकि मिहिका मयंक से ज्यादा ना मिले, क्योंकि जब तक मिहिका के पापा इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते तब तक मिहिका का मयंक के साथ इतना मिलना जुलना ठीक नहीं था। पता नहीं कब ऊंच नीच हो जाए, इसलिए सपना जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इधर गुनगुन भी वेदिका की मदद से धीरे धीरे कुछ कुछ पढ़ना लिखना सीख रही थी। उसके लिए ये सब कुछ एक 5 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। जो चीजें उसे बचपन में करनी चाहिए थी वो सब गुनगुन अब कर रही थी, जिसके वजह से वो कभी कभी दुखी भी हो जाती थी। आज जब वेदिका उसे पढ़ा कर गई वैसे ही वो खुद से बोली, काश हमारे माँ बाप जिंदा होते तो सभी लोग हमका गंवार नहीं बुलाते। कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से बड़बड़ाई, हम भी ठान लिए हैं कि हमरे माथे पर ये जो गंवार शब्द का ठप्पा लगा है ना, उसको बहुत जल्द हम हटा ही लेंगे। शाम हो चला था। आज कबीर की कार जल्दी ही वालिया मैंशन पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर गार्ड्स काफी हैरान थे कि आज कबीर सर इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए। तभी कार का दरवाजा खुला और कबीर अपने साथ एक व्हील चेयर पर जेनी को लेकर घर के अंदर चला गया। सारे गार्ड्स उस लड़की को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस लड़की को इस मैंशन में नहीं देखा था। कबीर की नजर जैसे ही हरी काका पर पड़ी वो चीखा, हरी काका, ओ हरी काका, जल्दी इधर आओ।
कबीर के ऐसे चीखते ही हरी काका के साथ घर के सभी लोग वहां आ गए। जैसे उन लोगों ने कबीर के साथ उस लड़की को देखा तो सवालों की बौछार शुरू हो गई। कबीर के दादा तो उसे किसी और लड़की के साथ देख एकदम अवाक से रह गए थे। सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कौन है ये लड़की और कबीर इसे अपने घर लेकर क्यों आया है। वहीं केवल सपना जी जानबूझ के खामोश थी, क्योंकि वो उस लड़की को जानती थी। वो इस माहौल का पूरा फायदा उठा रही थी। उन्होंने जेनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम जेनी ही हो ना? इस पर जेनी ने हाँ में सिर हिला दिया और सवालिया निगाहों से कभी कबीर तो कभी सपना जी की तरफ देखने लगी। तभी सपना जी ने कहा, वेलकम टू वालिया मैंशन। इस पर जेनी भी थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी कबीर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, दादाजी ये मेरी फ्रेंड जेनी है। ये कुछ दिन पहले ही लंदन से आई है और इसके पेरेंट्स अभी इंडिया में नहीं है। इसके कुछ दुश्मन हैं जो इसे टारगेट कर रहे हैं और कल इस पर जानलेवा हमला हुआ था। तो इस कंडीशन में इसका अकेले रहना सेफ नहीं था, इसलिए मैंने इसे कुछ दिनों के लिए वालिया मैंशन में ही रखने का फैसला किया है। आई होप मेरे इस फैसले से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर वो सबकी तरफ देखने लगा। तभी दादाजी ने कहा, बेटा जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। तभी सपना जी ने हरी काका को कहकर कबीर के ठीक सामने वाले रूम में जेनी के रुकने का इंतजाम कर दिया। हालांकि कबीर का रूम सेकंड फ्लोर पर था, जिसकी इजाजत हर किसी को नहीं थी। फिर भी जिस किसी को भी कबीर के फ्लोर पर जाना होता था उसे उस रूम के सामने से ही गुजरना पड़ता था। सपना जी को जेनी कबीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, इसलिए उन्होंने कुछ सोचकर कबीर के सामने वाले कमरे में जेनी के रुकने का इंतजाम करवाया था। वहीं गुनगुन को इन सब के बारे में कोई खबर नहीं थी। कबीर की आंखें उसको ढूंढ रही थीं। कबीर ने सभी ने एक साथ डिनर किया, लेकिन गुनगुन को वहां भी न देख उसका दिल बेचैन हो चला था। उसने खुद से ही कहा, मैं उसे देखने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? नहीं, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। यही सोचकर वो बेड पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। थक हार कर वो अपने रूम से निकलकर गुनगुन के कमरे की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आज गुनगुन के रूम का दरवाजा बंद नहीं था। जैसे ही कबीर रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि गुनगुन पढ़ते पढ़ते सोफे पर सो गई थी। उसे इस तरह सोते हुए देखकर कबीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने गुनगुन को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। थोड़ी देर तक यूं ही निहारने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने के लिए उठने लगा, तभी गुनगुन ने नींद में ही कबीर के सीने पर सिर रखकर सो गई। इस वक्त कबीर को गुनगुन की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगा। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झट से गुनगुन का चेहरा ऊपर किया और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। वहीं गुनगुन काफी गहरी नींद में थी, जिसकी वजह से उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जब गुनगुन की नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। कबीर सुबह सुबह ही उसके कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने कुछ सोचते हुए खुद से ही कहा, मैं यहाँ बेड पर कैसे आई? मैं तो कल सोफे पर ही सो गई थी। ये सब सोचते हुए वो वॉशरूम में चली गई। मुंह धोते वक्त जैसे ही उसने मिरर में अपना चेहरा देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसके होठ बुरी तरह से सूजे हुए थे। उसकी गर्दन पर और कॉलर बोन पर भी अनगिनत बाइट मार्क्स थे। उसे देखकर उसने खुद से ही कहा, अचानक से ये सब कैसे हुआ? कल तक तो ये सब नहीं था, तो फिर अचानक से ये सब? हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? कैसे पता करूं? किससे पूछूं? अब मैं क्या जवाब दूंगी? थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। जब गुनगुन ने जेनी को देखा तो उसने इसके बारे में मिहिका से पूछा, तो मिहिका ने उससे कहा कि इसका नाम जेनी है और ये कबीर भाई की फ्रेंड है। जैसे ही गुनगुन ने सुना कि ये कबीर की फ्रेंड है तो पता नहीं क्यों उससे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहीं जेनी की नजर जब गुनगुन पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर जल भुन गई। उसने अपने मन में कहा, कबीर के यहाँ की नौकरानियां भी इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं। उसे गुनगुन से इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने सपना जी से पूछ ही लिया, वैसे आंटी जी ये लड़की कौन है? उसके इस सवाल पर सपना जी ने बिना ज्यादा सोचे कहा, ये इस घर की नौकरानी है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। सभी का मन हो रहा था कि अभी सबको ये बता दें कि वो इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वहीं कबीर चुपचाप अपना नाश्ता करने में लगा हुआ था। उसे गुनगुन के इंसल्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन घर के अन्य लोगों को सपना जी की बातों का बहुत बुरा लगा था। लेकिन वहीं गुनगुन को भी इन सबसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इतने दिनों से उसे इन सब की आदत सी हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए सबको खाना सर्व कर रही थी। उसे इस तरह देखकर सबको थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी। लेकिन दादा गुस्से से अपना नाश्ता छोड़कर वहां से चले गए। ये देखकर जेनी ने सपना जी से दादाजी के इस तरह वहां से जाने का कारण पूछा, तो सपना जी ने उसे कोई बहाना बना दिया। वहीं गुनगुन थोड़ी देर बाद दादाजी के रूम में उनके लिए नाश्ता लेकर गई और फिर उनसे कहा, क्या बात है दादाजी, आपने अपना नाश्ता भी नहीं किया? इस पर दादा ने थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसके लिए गुस्सा हूँ, फिर भी तुम। इस पर गुनगुन ने उनसे कहा, देखिए दादाजी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। बड़ी मालकिन ने तो ठीक ही कहा है ना, मैं इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। ये तो आप सबका बड़प्पन ही है कि आप सबने मेरी जैसी अनपढ़ और गवार लड़की को इतना प्यार दिया, रहने के लिए छत दी, नहीं तो पता नहीं अब तक मेरे साथ क्या से क्या हो चुका होता। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस दौरान दादाजी ने कहा, ये कैसी बातें कर रही है तू बेटा, तू इस घर की बड़ी बहू है और कबीर की पत्नी है। इस पर गुनगुन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पर दादाजी ये हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, और जब तक ये हमें अपनी पत्नी नहीं मानते तब तक कोई कुछ भी कह ले, इससे सच्चाई नहीं बदल सकती कि इन्होंने ही हमें इस घर की नौकरानी का ओहदा दिया है, जिसे हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और जिसका हमें कोई दुख नहीं है। इस पर दादाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा,
मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कबीर को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कबीर मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर गुनगुन ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, दादाजी आप चिंता क्यों करते हैं, कोई कितना भी कहेगा तो हम आपको और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इस पर दादाजी ने कहा, अगर कबीर ने तुम्हें निकाल दिया तो? इस पर गुनगुन थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, अगर उन्होंने हमसे हमारी जान भी मांग ली तो हम खुशी खुशी उन्हें अपनी जान भी दे देंगे, फिर तो ये घर छोड़ने की मामूली सी बात है। उसके इस जवाब से दादाजी निशब्द हो गए। उनके पास अब गुनगुन के इस जवाब पर कोई सवाल नहीं था। उसके इस जवाब को सुनकर दादा के साथ साथ कोई और भी था जो काफी हैरान थी। वो उन दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। अब आने वाला वक्त ही बता सकता था कि वो औरत गुनगुन की सच्चाई पता लगने पर क्या करने वाली है। वो कोई और नहीं बल्कि सपना जी थी, जो गुनगुन के इस जवाब से काफी हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया है। अब तुम देखो, गांव की गवार लड़की तुम्हारा कबीर की दुल्हन बनने का सपना कैसे मिट्टी में मिलाती हूँ। तुम्हें तो उसकी जिंदगी से जाना ही होगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। आज कबीर का ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। बार बार उसे उसकी माँ का गुनगुन को नौकरानी कहना याद आ रहा था, जिसकी वजह से आज उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। खुद से ही कहा, मैंने ही तो उसे खुद घर की मेड बनाया है, तो आज जब मॉम ने कहा तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। कबीर ने किसी को कॉल किया, फिर कुछ देर बात करने के बाद बोला, ठीक है मैं वहीं आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक हॉस्पिटल में था जहाँ पर उसका चेकअप हो रहा था। अब वो डॉक्टर के साथ उसके कैबिन में बैठा हुआ था और वे दोनों उस रिपोर्ट को देख रहे थे। दरअसल वो डॉक्टर कबीर का बेस्ट फ्रेंड मानव अरोड़ा था। उन दोनों ने स्कूल की पढ़ाई साथ में ही की थी। कबीर का हर ट्रीटमेंट मानव ही करता था और वो उससे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करता था, इसलिए उसने अपने और गुनगुन के बारे में भी सारी बातें बता दी थी। मानव ने कबीर की सारी बातें ध्यान से सुनने और समझने के बाद उससे कहा, देख कबीर, उस हादसे के बाद मैंने इतने दिनों बाद तुझे इस तरह से देखा है। मुझे तो लगा था कि तू कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन लकीली तू पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे गुनगुन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। ये सुनते ही कबीर गुस्सा हो गया और उसे देखते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो मानव, वो लड़की मेरे लायक नहीं है। मैं उसके साथ ऐसा वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं उसे नहीं अपना सकता। मेरे दिल और दिमाग में बस उसके अलावा ना कोई पहले था, ना है और ना ही होगा। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं अपने ठीक होने के लिए उससे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये कहते हुए वो गुस्से से वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद मानव ने खुद से कहा, कब तक खुद को कंट्रोल करेगा कबीर? तेरा दोस्त हूँ, तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू भाभी के लिए कुछ कुछ फील करने लगा है, पर कहने से डर रहा है। लेकिन बस कुछ दिन और, उसके बाद तू खुद चलकर भाभी के पास जाएगा और उन्हें उनका हक देगा। इधर सपना जी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जेनी के रूम में गई। वहाँ जेनी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उन्हें देखते ही जेनी ने कहा, अरे आंटी जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको मुझसे कोई काम था? इस पर सपना जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, देखो जेनी बेटा, हो सकता है मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हें शायद बुरा लगे, इसके लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांगती हूँ। जेनी ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल मेरी मॉम जैसी हैं, तो आपकी कोई भी बात का मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ। ये सुनकर सपना जी खुश होते हुए उससे पूछती हैं, क्या तुम कबीर को पसंद करती हो? कबीर का नाम सुनते ही जेनी की आंखें शर्म से झुक गईं, जिसे देखकर सपना जी को उनका जवाब मिल गया। फिर कुछ देर रुककर वो आगे कहती हैं, देखो बेटा, कबीर लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला किस्म का है, इसलिए तुम्हें ही कबीर को अपने पास लाना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। जेनी को सपना आंटी की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जो उसे कबीर को पाने में मदद करने वाला है। उसे अब अपना मकसद पूरा होते हुए नजर आने लगा। दोनों ने आगे की प्लानिंग की और उसके बाद सपना जी अपने रूम में चली गई। वहीं गुनगुन आज रोज की तरह वेदिका के साथ अपनी पढ़ाई करने में बिजी थी। तभी वेदिका ने गुनगुन की एक आर्ट फाइल पर कुछ स्केचेस बनाए हुए देखे, जिसे देखते ही वेदिका के चेहरे पर सरप्राइज हो गई। उन स्केचों को देखते हुए वेदिका ने गुनगुन से पूछा, क्या ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? गुनगुन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वेदिका ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे गुनगुन तुमने इन्हें कहाँ देखा है? इस पर गुनगुन ने झट से कहा, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा है। ये सुनकर तो वेदिका को और भी बड़ा झटका लगा। उसने फिर पूछा, फिर तुमने इनका स्केच कैसे बनाया? इस पर गुनगुन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पता नहीं, पर कल जब मैं थोड़ी परेशान थी तब मैंने ड्राइंग करने की सोची थी, लेकिन ड्राइंग करते करते कब मैंने ये स्केचेस बनाने लग गई पता ही नहीं चला। उसकी इन मासूमियत भरी बातों को सुनकर वेदिका का दिल भर आया और उसने बड़े प्यार से गुनगुन को गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, तुम बिल्कुल उसके ही जैसी हो। अगर आज वो यहाँ होती तो तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि तुम में और उसमें से अच्छा कौन है। ये सुनकर गुनगुन ने उससे पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं वेदिका दीदी? इस पर वेदिका ने कहा, फिर कभी वक्त मिला तो जरूर बताऊंगी, फिलहाल अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहने के बाद वो गुनगुन को पढ़ाने लगी। आज मिहिका कॉलेज से क्लास बंक करके मयंक से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई। वहां जाकर वो मयंक का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मयंक भी वहां आ गया। मयंक ने आज मिहिका से मिलने के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था, जिसमें उन दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। मयंक को देखते ही मिहिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो चेयर से उठकर उसके गले से लग गई। आज इतने दिनों बाद मिहिका ने खुद से मयंक को गले लगाया था, जिससे मयंक काफी खुश हो गया और उसने भी कसकर उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब मिहिका को होश आया कि अभी अभी उसने क्या किया, तो वो थोड़ा शर्मा गई। उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर मयंक ने उसे थोड़ा टीसते हुए कहा,
अगर मुझे पता होता कि थोड़ी देर लेट आने से मुझे अपनी प्यारी से गले लगने का मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा और लेट हो जाता, तो क्या पता इससे मुझे किस विस भी। इसके आगे वो कुछ बोलता तब तक मिहिका अपनी चेयर पर जाकर बैठ चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातें सुन नहीं पाई। तभी वहाँ एक वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आया और उनका ऑर्डर लेकर चला गया। थोड़ी देर में ही उनका खाना सर्व हो गया। खाना खाने के बाद मिहिका ने कुछ सोचते हुए मयंक से कहा, पता नहीं मयंक, मम्मी को क्या हो गया है, वो मुझे आपसे मिलने ही नहीं देना चाहती। समझ नहीं आता कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। पहले तो वो खुद ही मुझे आपको अच्छे से जानने और समझने के लिए कहती थी, लेकिन अब। उसकी इन बातों को सुनकर मयंक को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि हो सकता था कि इनके घर वालों को इस पर शक हो गया हो। इतनी दूर आकर वो अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने एक नया दाव खेलने का सोचा। वो था इमोशनल ब्लैकमेल करने का। मयंक ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, लगता है मिहिका, मैंने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा लोगों का दिल दुखाया है, इसलिए इस जन्म में मेरी मोहब्बत मुकम्मल होती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं चाहता तो तुम्हारा साथ छोड़ भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। लेकिन कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था, लेकिन बीच बीच में वो मिहिका के एक्सप्रेशन भी नोटिस कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे कन्विंस हो रही थी, इसलिए उसने अपना ड्रामा जारी रखते हुए आगे कहा, क्या तुम मुझसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हो? इसका जवाब तुम मुझे सोच समझ कर बताना, क्योंकि तुम्हारे इसी जवाब पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है। अगर तुम्हारा जवाब ना में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा और मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। मिहिका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी, वो बहुत ही जल्दी किसी की बातों में आ जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ, वो मयंक के झांसे में आ चुकी थी। उसने कहा, ओ मयंक, ऐसे मत बोलो ना, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मयंक की चाल कामयाब हो गई। मयंक मन ही मन बोला, ये हुई ना बात, अब देखना महिका डार्लिंग, इससे पहले कि मेरी सच्चाई तुम्हारे घर वालों को पता लगे तब मैं अपना काम कर चुका हूँगा। आज भी गुनगुन पढ़ाई करते करते ही सो चुकी थी। थोड़ी ही देर में कल की ही तरह आज भी कबीर उसके रूम में आ गया। उसने देखा कि आज भी गुनगुन कल की ही तरह पढ़ते पढ़ते सो चुकी है। उसने धीरे से उसके हाथों से ड्राइंग फाइल ले ली और जैसे ही वो उसे रखने ही वाला था, तभी अचानक उसकी नजर उस स्केचेस पर गई जिसे आज सुबह ही वेदिका ने देखा था। वेदिका की ही तरह उसके भी होश उड़ गए। उसने खुद से कहा, क्या ये स्केचेस मेरी बुद्धू बीवी ने बनाए हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये स्केचेस भी बना सकती है। आई कांट बिलीव दैट। लेकिन इस तरह के स्केचेस मैंने पहले भी किसी को बनाते हुए देखा है, पर किसको अभी क्यों याद नहीं आ रहा है। फिर ज्यादा इस बारे में ना सोचते हुए उसने जल्दी से उन सभी किताबों को गुनगुन के पास से हटाया और बड़े ही प्यार से उसे बेड पर लिटाकर उसे किस करने लगा। वो बड़े ही प्यार और धीरे धीरे से उसे किस कर रहा था, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। वो गुनगुन के एहसास से पागल सा होने लगा था। कबीर को खुद ही पता नहीं चल रहा था कि कब गुनगुन उसके लिए एक नशा सी बन गई थी। उसने गुनगुन से नींद में ही कहा, पता नहीं हमारा ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। यू आर ऑक्सीजन टू मी, आई कांट लिव विदाउट यू, बट आई कांट एक्सेप्ट यू। ये कहते हुए वो उसे फिर से किस करने लगा। अब वो उसकी गर्दन पर और उसके नीचे भी धीरे धीरे किस करने लगा। वहीं गुनगुन की नींद थोड़ी गहरी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कसमसा कर रह जाती थी, लेकिन मजाल है कि उठ जाए। सोने के मामले में ये कुंभकर्ण से कम नहीं थी। ये कबीर के लिए एक प्लस पॉइंट था कि वो हमेशा उसके सोने के बाद ही उसे किस करता था। अगली सुबह जब फिर से गुनगुन ने अपने बॉडी पर कल की ही तरह मार्क्स देखे तो वो बेहद डर गई। वो चौंकते हुए बोली, अरे ये निशान कैसे? ये तो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं, जैसे कि कल रात ही। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, हम तो मर गए, कहीं कोई भूत प्रेत मेरे पीछे नहीं पड़ गया। अब हम यहाँ कहाँ से बाबा जी को ढूंढेंगे? हमें इसके बारे में अब किसी न किसी को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये साया एक दिन हमारी जान लेकर ही मानेगा। यही सब सोचते हुए वो आज के काम करने में लग गई। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी सपना जी ने कहा, अरे कबीर बेटा, मयंक के साथ मिहिका के रिश्ते के बारे में तुमने क्या सोचा है? इस पर कबीर ने बिना किसी भाव के कहा, मॉम, मिहिका की शादी उसके साथ नहीं हो सकती, मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता और मैं अपनी बहन के साथ रिस्क नहीं ले सकता। ये सुनकर सभी थोड़े परेशान से हो गए। तभी दादा ने कहा, देखो बेटा, ये शादी का मामला है, इस तरह जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, तुम अच्छे से सोच लो, मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया था। तभी अचानक मिहिका ने कहा, भाई मुझे मयंक पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए, लेकिन कबीर टस से मस नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा, मैंने कहा उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, दैट इज फाइनल। ये कहकर वो वहाँ से चला गया तो मिहिका भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उसने खुद से कहा, मयंक ठीक ही कह रहा था कि मेरे घर वाले मेरी शादी उसके साथ नहीं होने देंगे। मुझे ये बात मयंक को बतानी पड़ेगी कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इस घर में भाई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। वहीं गुनगुन भी आज की बात सुनकर काफी परेशान हो चुकी थी। जब वेदिका गुनगुन को पढ़ाने आई तो उसने गुनगुन को आज थोड़ा सैड देखा, तो उसने उससे सब होने का कारण पूछ लिया, जिस पर गुनगुन ने आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वेदिका को बता दिया। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं एक बार मिहिका से इस बारे में बात करती हूँ। मिहिका आज सच में बहुत परेशान थी, उसका मूड भी आज काफी ऑफ था। वेदिका के बहुत बार मनाने पर मिहिका थोड़ी देर के लिए ही सही ठीक हो गई। तभी दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर आज गुनगुन के साथ बाहर शॉपिंग करने का प्लान बनाया। जैसे ही इसकी खबर सपना जी को हुई तो उन्होंने जैनी को भी साथ लेकर जाने के लिए कहा।
पहले तो मिहिका जेनी को साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सपना जी के बार बार कहने पर वो मान गई। वहीं जेनी तो आज एक अलग ही प्लान के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, क्योंकि उसे गुनगुन पर शक हो चुका था कि कबीर और गुनगुन के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में उसे नहीं पता था। क्योंकि जिस तरह से गुनगुन कबीर को देखती थी या फिर कबीर उसे देखता था, वो कहीं से भी एक नौकर और मालिक जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता था। वो कबीर पर किसी की भी नजर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि ये गुनगुन कबीर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे आज गुनगुन को अच्छे से सबक सिखाने का एक अच्छा मौका मिल गया था, जिसे आज वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली थी। शॉपिंग मॉल पहुंचते ही मिहिका गुनगुन के साथ जाने लगी, तो जेनी ने उसे देखकर कहा, अरे मिहिका, तुम वेदिका के साथ जाओ, मैं गुनगुन के साथ आती हूँ। ये कहकर उसने गुनगुन को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस पर गुनगुन ने भी ना में सिर हिला दिया। वहीं सब जेनी के प्लान से अनजान गुनगुन को भी जेनी के साथ छोड़ देते हैं। वेदिका और मिहिका के जाते ही जेनी ने थोड़ा रूड टोन में गुनगुन से कहा, अब जैसा मैं कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, ठीक है नौकरानी? जेनी के एकदम से बदले हुए व्यवहार से गुनगुन हैरान होते हुए बोली, अरे मोरी मैया, इतनी जल्दी तो गिरगिट बिरन नहीं बदलते जितनी जल्दी ये जेनी फैनी बदलती हैं। थोड़ी ही देर में जेनी ने गुनगुन के हाथों में कितने ही कपड़ों के बंडल रख दिए थे, जिन्हें वो जानबूझकर उसे अपने पीछे पीछे लेकर चलने के लिए कह रही थी। वहीं मॉल के सभी लोग गुनगुन को अजीब नजरों से देख रहे थे। गुनगुन इन सब बातों से अनजान जेनी के पीछे पीछे ही जा रही थी कि तभी अचानक वो किसी से टकरा गई, जिससे सामने वाली लड़की गिर गई और उसकी ड्रेस किनारे से थोड़ी सी फट गई, जिसे देखकर वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। वो गुनगुन पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, यू बास्टर्ड! ये कहकर उसने गुस्से में गुनगुन को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वहीं गुनगुन के गालों पर उस लड़की के हाथों की 5 उंगलियां छप चुकी थीं। उसके होठों के किनारे से हल्का सा खून भी आने लगा, लेकिन उस लड़की को गुनगुन पर जरा से भी दया नहीं आई। उसने उसकी इंसल्ट करते हुए आगे कहा, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की को कोई औकात नहीं होती, बस चले आते हैं बड़े से मॉल में घूमने के लिए। तुम जैसी लड़कियों को बस एक ही काम आता है, किसी तरह से कोई अमीर लड़का फंसाओ और उसके पैसों पर ऐश करो। अब ये रोना धोना छोड़ो और इस ड्रेस की पूरी कीमत चुकाओ। ये सुनकर गुनगुन और भी ज्यादा घबराने लगी और धीमी आवाज में बोली, देखिए ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया, हमसे गलती से हो गया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। गुनगुन की ये बातें सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और फिर मैनेजर को आवाज देते हुए उसे बुलाने लगी। तभी एक मैनेजर भागते हुए वहां आया और फिर उस लड़की से पूछा, क्या हुआ मैडम? जिस पर वो लड़की उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर वो मैनेजर गुनगुन को देखते हुए कहता है, मैडम आपको इनके पैसे भरने पड़ेंगे, बिना पैसे भरे आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। वहीं गुनगुन अब और भी परेशान हो गई। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी और इतनी जल्द किससे मदद मांगेगी? की बातें सुनकर वो मैनेजर जैसे ही कुछ बोलने को होता है, वैसे ही वहां अचानक जेनी आ गई और मैनेजर को डांटते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नौकरानी को थप्पड़ मारने की? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग गुनगुन को और भी ज्यादा नफरत से देखने लगे। वहीं जेनी, जिसे ये सब देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, उसने आगे कहा, गुनगुन वो सब छोड़ो और मुझे मेरे सेलेक्ट किए गए सारे ड्रेसेस के प्राइस टैग चेक करके तो बताना जरा। ऐसा जेनी ने गुनगुन को सबके सामने जाहिल और गवार साबित करने के लिए कहा, ताकि सब लोग उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करें। वहीं ये सुनकर गुनगुन ने धीमी मगर लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है मैडम। ये सुनकर जेनी ने अपनी तेज आवाज में कहा, ये सब क्या कह रही हो गुनगुन? आई मीन तुम गवार और अनपढ़ हो, तुम्हें एक प्राइस टैग तक देखना नहीं आता? ये सुनकर वहां खड़ी एक लड़की ने कहा, ओ माय गॉड, ये लड़की तो किसी भी घर की नौकरानी कहलाने के भी लायक नहीं है। पता नहीं आज के जमाने में कैसे कैसे जाहिल लोग रहते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता और अमीर घरों में सर्वेंट बनने के सपने देखने लग जाते हैं। इसी तरह आसपास के सभी लोग कुछ न कुछ बोल ही रहे थे। वहीं गुनगुन के लिए ये सब सुनकर वहां एक पल भी रहना मुश्किल हो रहा था। वो अब बिना कुछ सोचे समझे मॉल के बाहर निकल गई। वो सड़क पर बेख्याली में चले जा रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि आज उसे अपने अनपढ़ होने का बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसे कुछ नहीं आता। अचानक उसे एक पार्क दिखाई दिया। वो वहां के एक बेंच पर जाकर बैठ गई। आज उसे इतने लोगों के सामने गवार बोला जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उसने खुद से कहा, हे भोले बाबा, अगर हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या गलती है? बार बार सब हमें गवार और अनपढ़ बोलते रहते हैं, आखिर क्यों क्यों? ये कहते हुए वो रोने लगी। इधर इन सब बातों से अनजान मिहिका और वेदिका जब जेनी के पास आईं, तो उनके साथ गुनगुन को न देखकर उन्होंने उससे सवाल पूछा, जिस पर जेनी ने उनसे कहा, पता नहीं कहाँ चली गई, यहीं होगी, मिल जाएगी। ये कहकर वो उन लोगों के साथ ही उसे ढूंढने का बहाना करने लगी। थोड़ी देर तक पूरे मॉल में ढूंढने के बाद भी जब गुनगुन नहीं मिली तो वे दोनों परेशान हो गई। थक हार कर मिहिका ने कबीर को फोन लगा दिया। जब कबीर को इसके बारे में पता चला तो उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और बड़े ही रूखे स्वर में उससे कहा, अगर वो गवार लड़की नहीं मिल रही है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कुछ ही देर में घर पहुँच जाएगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं मिहिका, वेदिका और जेनी वापस घर लौट आईं। जैसे ही वे घर पहुंची तो सामने बैठे लोगों को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं, गुनगुन के साथ मयंक भी मौजूद था और उसके साथ सभी घर वाले भी थे। मयंक को देखते ही मिहिका के चेहरे पर एक चमक सी आ गई, लेकिन अगले ही पल कबीर की बातें याद करते ही उसकी चमक गायब हो गई। वो गुनगुन के पास जाकर खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, भाभी आप अकेले कहाँ चली गई थी? हम सबने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे आपकी कितनी टेंशन हो गई थी। इस पर गुनगुन ने जेनी की तरफ देखते हुए ही कहा, लोग अक्सर खुद के आगे कभी दूसरों को कुछ समझते ही नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोगों की सोच एक जैसी ही हो।
खैर, मुझे कुछ काम याद आ गया था, इसलिए मैं बिना बताए वहाँ से निकल गई थी। तो रास्ते में ही मुझे मयंक जी मिल गए, तो उन्होंने ही मुझे घर तक पहुँचा दिया। बड़ा ही नेक दिल है मयंक जी का। वहीं खड़ी जेनी गुनगुन का ताना अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी तक उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मिहिका इस नौकरानी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है। उसने सोचा पता लगाना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सारे सवालों का जवाब कौन दे सकता है। वहीं मयंक अपनी जगह से उठते हुए सभी की ओर देखते हुए बोला, अच्छा दादाजी, दादी जी और आंटी जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो बिना मिहिका से मिले ही वहाँ से निकल गया। मिहिका को मयंक का यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा और वो उसके पीछे पीछे गेट के पास पहुंच गई। उसने पीछे से ही मयंक को आवाज लगानी शुरू की, लेकिन मयंक ने उसकी आवाजों को अनसुना करके वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद मयंक की कार एक सुनसान इलाके के एक घर के पास आकर रुकी। जैसे ही मयंक कार से उतरने ही वाला था, तभी उसका असिस्टेंट उससे एक सवाल पूछे बिना नहीं रह पाया। बॉस, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आज तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था गुनगुन को अपने साथ ले जाने का। इस पर मयंक ने भावहीन होकर उसे एक नजर देखकर कहा, मैं क्या और क्यों करता हूँ, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो तुम आज मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। अपना दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सारा दिमाग खर्च हो जाएगा। मयंक के जाने के बाद उसके असिस्टेंट ने खुद से ही कहा, पता नहीं इनके दिमाग में हमेशा कौन सी नई खिचड़ी पकती रहती है। अगर थोड़ा सा मुझे भी बता देते तो कौन सा आफत मच जाता। वहीं जेनी अपने सवालों का जवाब लेने के लिए सपना जी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। वहीं सपना जी ने जेनी को अंदर आने का इशारा किया। जेनी अंदर आते ही सपना जी से बोली, आंटी, गुनगुन का इस घर से क्या रिश्ता है? आज मैंने मिहिका को गुनगुन को भाभी बोलते हुए सुना, तो क्या गुनगुन सच में? उसकी बात बीच में ही काटते हुए सपना जी ने उससे कहा, वो कबीर की वाइफ है। ये सुनते ही जेनी पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, क्या वो जाहिल और गवार लड़की कबीर की वाइफ है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर सपना जी ने उसे शादी से लेकर अभी तक की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर जेनी के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। उसने कहा, इसका मतलब है कि कबीर उसे इसलिए अपनाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक गवार है। ओह माय गॉड। इस पर सपना जी ने आगे कहा, लेकिन गुनगुन ने अब पढ़ना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कबीर दादी जी के प्रेशर में आकर उसे पसंद न करने लगे। इस पर जेनी गुस्सा होते हुए बोली, नहीं आंटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कबीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे अच्छे से पता है कि उस लड़की को कैसे अपने रास्ते से हटाना है। इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। फिर दोनों ने मिलकर कुछ प्लान बनाने शुरू कर दिए। ऑफिस में कबीर को मिहिका ने फोन करके गुनगुन के आने की खबर भी दे दी और साथ में मयंक के बारे में भी बता दिया। कबीर अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसका असिस्टेंट आया और उसके सामने एक फाइल रखते हुए बोला, बॉस, इस फाइल में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर लीजिए। वहीं कबीर ने उस फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उससे कहा, आगे की क्या अपडेट्स हैं? इस पर उसका असिस्टेंट रोनित बोला, बॉस, आज शाम को नाइट बार में वे सब लोग किसी डील के सिलसिले में मिलने वाले हैं। कबीर ने कहा, ठीक है, फिर चलो चलकर आज उन्हें दिखाते हैं कि कबीर वालिया की चीज पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। चारों तरफ लाइटों की धूम मची हुई थी। लाउड म्यूजिक पर सभी लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। सभी नशे में चूर होकर अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। इस बार में ड्रग्स जैसी चीजों का भी सप्लाई होती थी। इस बार में एक से बढ़कर एक अमीर बिजनेसमैन लोग आते थे, जिनका संपर्क अंडरवर्ल्ड से भी था। कबीर का भी कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था, लेकिन इसके बारे में उसके कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे किंग के नाम से जाना जाता था। आज तक उसे किसी ने देखा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम ही सुना था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सब उसके नाम से ही खौफ खाते थे। किंग बहुत ही ज्यादा बेरहम और निर्दयी के लिए जाना जाता था। उस दुनिया में धोखे की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती थी। कबीर अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके इस काम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। दुनिया की नजरों में वो सिर्फ और सिर्फ वालिया ग्रुप का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही है, जिसकी छवि समाज की नजरों में बिल्कुल ही साफ सुथरी है। वो कभी कभार ही अपने लायन वाले अवतार में आता है, क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड से जुड़े सारे काम उसके साथी ही कर देते हैं। उस बार के एक प्राइवेट एरिया के एक रूम में एक नीलामी का आयोजन किया गया था। वो नीलामी भी ऐसी वैसी नहीं थी, वो नीलामी एक से एक खूबसूरत लड़कियों की थी। वे सारी लड़कियां या तो किडनैप की गई थीं, या तो उनके घर वालों के द्वारा बेची गई थीं। नाइट बार में महफिल सजी हुई थी। वहां पर बैठे सारे लोग उन लड़कियों को हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। सभी लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी। तभी अचानक वहां पर हल्ला मच गया, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि किंग इस बार में आ चुका है। चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले किंग ने सब चुका था कि किंग इस बार में आ चुका है। चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले किंग ने सबको लड़कियों की तस्करी का काम बंद करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने चोरी छुपे आज इस काम को अंजाम देने जा रहे थे। लड़कियों के डीलर ने फटाफट से सारी लड़कियों को एक सीक्रेट दरवाजे में छुपा दिया, ताकि किंग को इसके बारे में पता न चले, नहीं तो आज उन सबको कोई नहीं बचा सकता था। तभी किंग अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ आ गया और जाकर एक चेयर पर बैठ गया। उसके सारे गार्ड्स हाथ बांधे हुए उसके पीछे खड़े हो गए। किंग आते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चोर कितना भी होशियार क्यों न हो, अपने पीछे सुराग छोड़ ही देता है। वैसे ही किंग ने भी एक नजर अपने आदमियों पर डाली। सभी आदमी उसका इशारा समझ गए और उस बार की तलाशी करने लग गए।
थोड़ी ही देर में किंग के गार्ड्स ने उन लड़कियों को पकड़ लिया। ये देखते ही उस डीलर के पसीने छूटने लग गए, उसके पैर डर के मारे कांपने लग गए। उस पूरे रूम का माहौल एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा हो चुका था। तभी उस साइलेंट को तोड़ते हुए एक आवाज उस रूम में गूंज उठी, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये सुनते ही उस आदमी की हालत खराब होने लगी और वो झट से किंग के सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगते हुए बोला, किंग हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा किंग। ये कहते हुए वो लगभग गिड़गिड़ाने लगा। तभी किंग ने कहा, नहीं, किंग की डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द है ही नहीं। तभी उन सभी आदमियों को किंग के गार्ड्स ने एक एक करके शूट कर दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद बाकी बचे हुए लोगों की भी पतलून गीली हो गई। जैसे ही किंग के गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही उनमें से एक आदमी ने कहा, किंग तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छे से पता है हम सभी किस गैंग से हैं। अगर तुमने हमारे गैंग से पंगा लेने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही किंग अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और इशारे से ही उन सभी को टॉर्चर रूम में लेकर चलने का इशारा किया। वे सारे आदमी चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन किंग पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन आदमियों को पकड़ने के बाद एक आदमी ने किंग से पूछा, किंग इन लड़कियों का क्या करना है। इस पर किंग ने कहा, इन लड़कियों को उनके घर भेज दो, इनके अच्छे से रहने और पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी करवा देना। जिनके घर वालों ने इन्हें बेचने की कोशिश की थी उन सभी को ऐसी सजा दो कि पूरी जिंदगी उन सभी को अपने इस फैसले पर रिग्रेट फील हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। किंग के जाने के बाद उस आदमी ने खुद से ही कहा, मैं किंग के साथ इतने सालों से काम करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी किंग ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया था। फिर अचानक किंग ने ऐसा फैसला क्यों लिया। खैर, किंग क्या और क्यों करते हैं वो तो सिर्फ किंग ही समझ सकते हैं, लेकिन आज किंग ने अपने दुश्मनों की गिनती में एक और नए दुश्मन को ऐड कर लिया है। अब किंग को और भी ज्यादा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। वहीं किंग अब कबीर के रूप में आ चुका था और वो अपने घर लौट आया। रोज की ही तरह आज भी वो रात को गुनगुन के कमरे में आ गया, लेकिन रोज के मुकाबले आज गुनगुन पहले ही बेड पर सोई हुई थी। उसका सिर दूसरी तरफ था और उसकी पीठ कबीर की तरफ थी। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, जिससे उसकी कमर का कुछ हिस्सा रिवील हो रहा था। गुनगुन को इस तरह देखते ही कबीर को अपनी बॉडी में कुछ कुछ फील होने लगा। वो सीधे गुनगुन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता कि अचानक गुनगुन उसकी तरफ पलट गई, जिससे गुनगुन का चेहरा उसके सामने दिखाई देने लगा। जैसे ही कबीर ने उसके चेहरे को देखा, गुस्से से उसका जबड़ा कस गया, क्योंकि मॉल में मारे गए थप्पड़ की वजह से गुनगुन के गाल सूज गए थे। अभी तक उसके कोमल गालों पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। हालांकि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि गुनगुन ने आज कुछ ज्यादा ही बड़ा घूंघट कर रखा था, जिसके वजह से कोई भी उसके गालों को देख नहीं पाया था। उन निशानों को देखकर कबीर ने उसे देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहा, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये हरकत करने की कोशिश की है, उन सभी को अब किंग का कहर झेलना पड़ेगा। कबीर की वाइफ को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया होता तो शायद कबीर उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देता, लेकिन उसने आज किंग की माशूका को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, जिसका खामियाजा उसे जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। ये कहकर उसने तुरंत ही किसी को कॉल करके उसे मॉल में हुई सारी घटनाओं की छानबीन करने के लिए कह दिया। फिर उसने गुनगुन के गालों पर धीरे धीरे एक ऑइंटमेंट लगाया और फिर धीरे धीरे से उसके होठों को किस करने लगा। आज वो रोज के मुकाबले काफी ज्यादा जेंटल था। उसने गुनगुन के कमरे में एक क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा भी लगा रखा था, जिसका एक्सेस सिर्फ उसके पास ही था, जिससे उसे ये भी पता चल गया था कि गुनगुन को अपने बाइट मार्क्स को देखकर कुछ कुछ शक होने लगा था कि शायद रात को उसके सोने के बाद उसके रूम में कोई आता है। इसलिए आज कबीर बहुत ही ज्यादा जेंटल था ताकि उसकी स्किन पर कोई बाइट मार्क्स ना हो। लेकिन अफसोस, गुनगुन की स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि काफी जेंटल होने के बाद भी कहीं कहीं बाइट मार्क्स के निशान हो ही गए थे। कबीर ने कहा, तुम कितनी सॉफ्ट हो, मुझे ना तुम्हें गवार बीवी बोलना अब अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ सोचते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें क्वीन कहकर बुलाऊंगा। वैसे किंग की तो क्वीन होती है, लेकिन तुम क्वीन से भी बढ़कर हो। किंग के लिए तो तुम सिर्फ मेरे लिए मेरी हार्ट बीट ही रहोगी। ये कहकर उसने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं गुनगुन भी नींद में ही कबीर के सीने पर सिर रखकर आराम से सो गई, जिससे कबीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं गुनगुन के रूम में जाते हुए किसी ने कबीर को देख लिया था। वो अभी भी गुनगुन के कमरे के बाहर मौजूद था। उसने कहा, दिन में सबके सामने उसे अपनी पत्नी नहीं मानते और रात के अंधेरे में उसके साथ एक कमरे में। ये कहते कहते वो रुक गई। नहीं नहीं, इस तरह मैं तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसका जवाब तो तुम्हें देना ही होगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए थे। तभी जेनी ने सभी को देखकर कहा, आंटी, कल ही मेरे मॉम और डैड इंडिया आए हैं, जिसकी खुशी में उन्होंने आज शाम को एक क्रूज पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उस पार्टी में आप सभी को आना है। ये सुनकर सभी बेहद खुश हो गए और सभी ने जेनी से कुछ देर तक बातें की और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। वहीं दादी की नजर सिर्फ और सिर्फ कबीर पर ही बनी हुई थी। जैसे ही कबीर वहां से जाने ही वाला होता है, तभी दादी ने उसे अपने रूम में आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब कबीर वहां आया तो दादी ने उससे डायरेक्ट सवाल किया, तुम कल रात गुनगुन के कमरे में क्या कर रहे थे? अचानक इस तरह के सवाल पर कबीर हड़बड़ा गया और फिर उसने सफाई देते हुए कहा, उसे मिलने के लिए गया था। दादी बोली, आधी रात को मिलने के लिए, वो भी पूरी रात के लिए? अच्छा बहाना है। मैंने यह बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटा, जो मैं तेरी चालाकियां न समझ पाऊं। पत्नी है वो तेरी, तेरा हक है उस पर, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। तू उसे इज्जत के साथ ही अपने कमरे में रख सकता है, इस तरह चोरी छुपे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। तभी कबीर ने बात काटते हुए कहा, दादी माँ, मुझे इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर वह दादी माँ की कोई और बात सुने बिना वहां से चला गया। वहीं दादी माँ के दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने अपने आप से कहा, दिल की बात जुबान पर कैसे लानी है, ये बात बखूबी जानती हूँ मैं, इसलिए अब देखते जाओ अपनी बूढ़ी दादी का कमाल।
ये कहकर वह मुस्कुराने लगी। फिर उसने मिहिका को बुलाकर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और फिर उसे ये काम काफी अच्छे से करने के लिए कह दिया। उधर जेनी सपना जी के साथ मिलकर आज की पार्टी में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए डिस्कस करने लगी। सपना जी ने कहा, मानना पड़ेगा जेनी बेटा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। क्या प्लान बनाया है तुमने? इस पर जेनी ने कहा, आज मैं कबीर को दिखा दूंगी कि उसके लिए मुझसे परफेक्ट और कोई हो ही नहीं सकती। आज सबके सामने उस गुनगुन को अपनी असली औकात पता चलेगी। आज उसका ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। फिर सपना जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ओके आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। ये कहकर वे दोनों हंसने लगी। अब शाम का वक्त हो चुका था और धीरे धीरे सारे मेहमानों का क्रूज पार्टी में आना शुरू हो चुका था। बिजनेस वर्ल्ड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी जाने माने लोग वहां पर पहुंचे थे। जेनी की फैमिली काफी ज्यादा रईस थी। उनका हाई सोसाइटी में काफी नाम था। काफी समय से वे लंदन में थे, जिसकी वजह से जब वे इंडिया आए तो इस खबर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। थोड़ी ही देर में वहां कबीर की एंट्री हुई। जेनी ने जैसे ही उसे देखा, वो सीधे सीधे कबीर के पास जाकर उसे गले लगा लिया, जिसे देखकर सभी को यही लगा कि कबीर और उसके बीच काफी गहरा रिश्ता है। फिर वो कबीर को अपने मॉम और डैड से मिलवाने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ वालिया फैमिली के लोग भी आ चुके थे। जैसे ही उसने सामने से मिहिका, विक्रम और गुनगुन को आते हुए देखा, शौक के मारे उसकी तो आंखें ही बाहर आने को थीं। मिहिका और विक्रम तो हमेशा की तरह बड़े अच्छे लग रहे थे। गुनगुन किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने आज व्हाइट कलर का स्लीवलेस शिमरी गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसकी गोरी बाहें और खूबसूरत सा फिगर फ्लॉन्ट हो रहा था। ऊपर से उसकी कातिलाना स्माइल जो सभी का दिल चुराने के लिए काफी थी। कबीर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी की निगाहें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुनगुन को ही देखे जा रही थी। तभी वे तीनों कबीर के सामने आकर खड़े हो गए। तभी विक्रम कबीर के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई क्या हुआ, शौक लगा क्या भाभी को देखकर? वैसे भाई आज मुझे आपसे जलन हो रही है। इस पर कबीर ने उसे एक आईब्रो उठाते हुए देखा, मानो जानना चाह रहा हो, तुम्हें भला मुझसे जलन क्यों होने लगी? और जैसे विक्रम उसकी बात समझ गया हो, इसलिए उसने कहा, काश आपकी जगह मैं होता और मेरी शादी इतनी खूबसूरत सी लड़की से हुई होती। ये कहते हुए वो गुनगुन को ही देखे जा रहा था। भाई कबीर अपने ही भाई के मुंह से अपनी ही वाइफ की खूबसूरती के बारे में सुनकर जल भुनकर कोयला होता जा रहा था। लेकिन अपने ईगो के चलते वो सबके सामने गुनगुन के पास नहीं जा सकता था। तो वहीं गुनगुन अब इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। हर कोई बस उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। वहीं कबीर के साथ में मौजूद एक बिजनेसमैन, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होगी, उन्होंने कबीर को देखते हुए गुनगुन की तरफ इशारा करके कहा, वैसे मिस्टर वालिया, आपकी फैमिली में ये खूबसूरत लड़की कौन है? आज से पहले तो कभी देखा नहीं। इस पर कबीर ने उन्हें सवालिया निगाहों से देखा तो वो आदमी घबराते हुए बोला, अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस उससे अपने बेटे की शादी करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़की अपने बेटे के लिए बेहद पसंद आ गई है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बार आप अपनी फैमिली में इसके बारे में बात जरूर कीजिएगा। वही कबीर को तो मानो कानों से खून ही निकलने लगा था, क्योंकि हर कोई उसकी ही बीवी की बातें किए जा रहा था। कबीर ने खुद से कहा, अरे हद है, जिसे देखो मेरी ही बीवी के रिश्ते की बात किए जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ही बीवी का मैच मेकर बनकर घूम रहा हूँ। ये बोलकर वो काफी गुस्सा हो गया और वो सीधे बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहीं जेनी जब इस तरह सभी को गुनगुन की तारीफ करते हुए सुनती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे अपना प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आता है। लेकिन जेनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगी। देखो, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना। ये सुनते ही वो लड़की वहाँ से मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। वहीं गुनगुन को अब इस पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। चूंकि ये पार्टी क्रूज पर रखी गई थी, इसलिए गुनगुन ने फ्रेश हवा का मजा लेने के लिए खुले में आ गई थी। वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए गुनगुन को वहाँ काफी अच्छा लग रहा था। वो अपनी बाहें फैलाकर उस हवा का आनंद ले रही थी कि तभी अचानक वहाँ वही मॉल वाली लड़की आ गई, जिसने उसे मॉल में बेइज्जत किया था। उसे देखते ही गुनगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो उस लड़की को देखकर डरने लगी। वहीं वो लड़की चलते हुए उसके पास आई और बोली, अच्छा तो तुम अपनी मालकिन के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए यहाँ भी पहुँच गई, दो कौड़ी की गंवार। वैसे तुम्हारी मालकिन काफी दिलदार है, जिसने तुम जैसी गंवार लड़की को इतनी महंगी ड्रेस पहनने को दी है। नहीं तो सारी जिंदगी भी कमाती तो इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पाती। ओह सॉरी, तुम्हें तो इंग्लिश समझ नहीं आती, गंवार जो हो। गुनगुन को उसकी कड़वी बातों का काफी बुरा लगा और वो वहाँ से जैसे ही जाने वाली थी कि वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, पिछली बार तो तू बच गई थी, अब इस बार बच के दिखा। ये कहते हुए वो शैतानों की तरह हंसने लगी। वहीं गुनगुन उससे अब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इसी तरह उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान वे दोनों क्रूज के किनारे आ गए। वहीं जैसे ही गुनगुन ने उस लड़की का हाथ झटककर थोड़ा और पीछे की तरफ हटी कि वो एक तेज छपाक की आवाज के साथ क्रूज से नीचे समंदर में गिर गई। समंदर की लहरें काफी तेज थीं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जैसे ही सबने तेज छपाक की आवाज सुनी, सभी लोग भागकर शिप के उस एरिया के किनारे पहुंच गए जहां से ये आवाज आई थी। तभी अचानक उनमें से एक ने कहा, ये तो वही व्हाइट ड्रेस वाली ब्यूटीफुल गर्ल है, कोई बचाओ इसे वरना ये डूब के मर जाएगी। वहीं गुनगुन लगातार हाथ पैर मारे जा रही थी। उसे तैरना नहीं आता था। अब उसके मुंह और लंग्स में भी पानी भर चुका था। अब धीरे धीरे उसके हाथ और पैर चलना भी बंद हो चुके थे। जैसे ही कबीर ने किसी के मुंह से व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का जिक्र सुना, वो फौरन उस तरफ दौड़ा। जैसे ही उसकी नजर गुनगुन पर पड़ी, जो लगभग अब डूबने ही वाली थी, तो वो फौरन समंदर में कूद गया। जैसे ही सबने कबीर को पानी में कूदते हुए देखा, सब के सब हक्के बक्के रह गए।
गुनगुन अब धीरे धीरे वो डूबने लगी थी कि तभी अचानक उसे एक हाथ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे गुनगुन ने उस शख्स के गले में अपनी बाहें लपेट दी और उसके गले से कसकर लिपट गई, जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते हैं। तभी रेस्क्यू टीम भी अपनी बोट से वहां पहुंच गई। जैसे ही सबने उस बचाने वाले शख्स की तरफ देखा तो वे काफी हैरान हो गए, क्योंकि वो कबीर वालिया नहीं बल्कि मयंक मल्होत्रा था। सबकी आंखें शौक की वजह से बड़ी हो गईं। वहां आसपास तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। एक आदमी ने कहा, अरे वाह क्या बात है, एक लड़की को बचाने के लिए दो आदमियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गहरे समंदर में कूद पड़े। तभी दूसरे आदमी ने कहा, लगता है दोनों ही इस लड़की के प्यार में हैं। जितने मुंह उतनी बातें, सभी बस अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। सभी अपनी अपनी राय देने में बिजी थे कि तभी अचानक एक आदमी की नजर कबीर पर पड़ी, जो तैरते हुए उस बोट के नजदीक आ चुका था। वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो रहे मिस्टर वालिया, थैंक गॉड कि मिस्टर वालिया ठीक है। जब कबीर बोट पर आया तो उसने देखा कि गुनगुन अभी भी मयंक के गले लगी हुई है। उसे यूं किसी दूसरे शख्स के साथ इतना नजदीक देखकर कबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मारे जलन और इनसिक्योरिटी से वो जल भुनकर कोयला होता जा रहा था। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी, जिससे उसकी हरी नसें साफ साफ उभरकर सामने आ रही थी। तभी अचानक गुनगुन को कबीर की आवाज सुनाई दी, जो उससे थोड़े रूड टोन में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर गुनगुन जब मयंक से अलग हुई तो उसे देखकर शॉक्ड हो गई। उसे तो लगा था कि कबीर ने उसे बचाया होगा, इसलिए उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, लेकिन ये क्या, ये तो कोई और ही था। सच में उसके लिए ये काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट था। फिर भी उसने खुद को संभाला और मयंक से दूर होकर कबीर की तरफ चली गई। जाते हुए उसने मयंक को धन्यवाद किया। वहीं कबीर ने जब गुनगुन को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके दिल में छुपे हुए इमोशंस बाहर आ गए और वो बिना किसी की परवाह किए उसे कसकर गले से लगा लिया। गुनगुन के गले लगते ही कबीर को एक सुकून का एहसास हुआ, जिसके लिए वो आज सुबह से परेशान हो रहा था। वहीं मयंक जब उन दोनों को गले से लगे हुए देखता है तो वो जलन से भर उठता है। वो जैसे ही वहां से जाने वाला होता है कि तभी अचानक कबीर ने उसे एक वार्निंग लुक देते हुए उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, मेरी वाइफ से दूर रहना, समझे? इस पर मयंक ने भी उसे उसी टोन में फुसफुसाते हुए कहा, जिस दिन तुमने गुनगुन को छोड़ा उसी दिन से वो मेरी हो जाएगी। ये कहकर वो उसे एक स्माइल देते हुए वहां से चला गया। वहीं पार्टी में मौजूद लोग मयंक मल्होत्रा को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मयंक मल्होत्रा जैसा इंसान किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालेगा। लोगों की इस तरह की बातें मिहिका के कानों में भी गईं। जैसे ही उसने लोगों के मुंह से मयंक का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वो मयंक को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन मयंक उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। मयंक के वहां से जाने के बाद कबीर गुनगुन को बिना किसी की परवाह किए ही एक प्राइवेट रूम में लेकर चला गया। वहां जाकर उसने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा और गुस्से से पूछा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी के गले लगने की? इस पर गुनगुन डर गई और फिर हकलाते हुए बोली, हाँ, हमें लगा कि आप हमें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो। कहते कहते वो रुक गई और कबीर की तरफ देखने लगी। तभी कबीर ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहा, मैं थोड़ा लेट हो गया था। ये कहते हुए उसे काफी बुरा भी लग रहा था कि उसकी बीवी को उसकी जगह किसी और ने बचाया। फिर उसने आगे कहा, खैर वो सब छोड़ो और जाकर अपने कपड़े बदल लो। ये कहकर वो भी अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद गुनगुन और कबीर फिर से पार्टी में शामिल हो गए। जब फिर से सभी ने उन दोनों को पार्टी में देखा तो सभी को काफी बेहतर महसूस हुआ। आखिर कोई भी इतनी अच्छी पार्टी को खराब होते हुए नहीं देखना चाहता था। वहीं जेनी को जब से ये पता चला था कि कबीर ने अपनी जान खतरे में डालकर गुनगुन के लिए इतना सब कुछ किया, तो गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे उसके बड़े बड़े नाखून उसकी खुद की हथेलियों में चुभने लगे, जिससे अब धीरे धीरे खून आने लगा। लेकिन उसे तो इन सब की कोई परवाह ही नहीं थी। तभी वहां अचानक उसका एक फ्रेंड, जिसका नाम मुकुल है, वो वहां आया। उसने जेनी को देखते हुए कहा, यार जेनी, ये क्या हरकत है? देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है। इस पर जेनी ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकते मुकुल, मुझे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ गुनगुन को ही घूरे जा रही थीं। जब मुकुल ने उसकी नजरों का पीछा किया तो वो भी एक तक गुनगुन को ही देखने में जैसे खो सा गया। जैसे ही जेनी ने मुकुल की नजरों को देखा तो उसे अच्छे से समझ आ गया कि मुकुल को भी गुनगुन में इंटरेस्ट आने लगा है। ऐसा सोचते ही उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया और उसके जगह पर एक शातिर प्लान उसके दिमाग में घूमने लगा। उसने झट से मुकुल को देखते हुए उससे कहा, क्या वो लड़की तुम्हें चाहिए? जेनी अच्छे से जानती थी कि मुकुल एक नंबर का प्ले बॉय था। उसके लिए लड़कियां कपड़े बदलने जैसी थी, इसलिए उसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा मुकुल से डायरेक्ट इसके बारे में पूछने में। वहीं मुकुल जेनी की बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने खुशी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये कहकर उसने एक जहरीली मुस्कान के साथ गुनगुन को अपनी हवस भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। गुनगुन मिहिका के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास एक वेटर आया और उन दोनों को एक एक मॉकटेल दिया। पहले तो गुनगुन ने मना किया, लेकिन मिहिका के कहने पर उसने वो मॉकटेल पी ली। थोड़ी ही देर में गुनगुन को अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ। वो मिहिका को वॉशरूम जाने का कहकर वहां से चली गई। वहीं कबीर को भी उसी वेटर ने एक मॉकटेल सर्व किया था। थोड़ी देर बाद उसे भी अपना सिर भारी होते हुए महसूस हुआ। वो सबको एक्सक्यूज करते हुए एक प्राइवेट रूम में चला गया। वहीं गुनगुन वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद जैसे ही बाहर आई कि तभी किसी ने उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो एक रूम में थी। जैसे ही उसे थोड़ा सा होश आया तो उसने अपने सामने मुकुल को देखा और बेहद घबरा गई और डर से पीछे की ओर बढ़ गई। वहीं मुकुल ने गुनगुन को इस तरह डरते हुए देखकर एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा,
क्या हुआ मेरी जाने मन, इतनी घबरा क्यों रही है? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, सब कुछ बड़े ही आराम से करूंगा। अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो आई प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इतनी बेशर्मी वाली बातें बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं गुनगुन उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर डर से पीछे खिसकते हुए रोने लगी और फिर रोते हुए बोली, देखो तुम मेरे पास मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं मुकुल जैसे ही गुनगुन को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता कि उसने झट से साइड टेबल से एक फ्लावर वास उठाकर उसके सिर पर तेजी से वार कर दिया, जिससे मुकुल ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाने लगा। वहीं मौका देखकर जैसे ही गुनगुन वहां से बाहर भागने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मुकुल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वहीं गुनगुन अब मुकुल की पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। मुकुल ने गुस्से से कहा, तुझे मैंने अच्छा खासा मौका दिया था, लेकिन अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। वहीं मुकुल ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे गुनगुन सीधे नीचे गिर गई और टूटा हुआ फ्लावर वास उसके हाथ में लग गया, जिससे उसे हल्का सा कट लग गया और खून बहने लगा। वहीं मुकुल जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी एक बार फिर गुनगुन ने उस टूटे हुए फ्लावर वास से उसके सिर पर दे मारा, जिससे मुकुल का दर्द और भी बढ़ गया। वहीं गुनगुन ने मुकुल को दर्द से कराहते हुए देखा और झट से मौका पाकर जल्दी से उस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। वो इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। वहीं मुकुल भी अपना सिर पकड़े हुए उसके पीछे पीछे भागने लगा। गुनगुन घबराती हुई बोली, हे भगवान, ये तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? जैसे ही गुनगुन ने अपने पीछे मुकुल को देखा वो बेहद घबरा गई और झट से एक रूम में घुस गई, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर आते ही उसने उस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और धीरे से नीचे बैठ गई तथा जोर जोर से सांसें लेने लगी। वहीं गुनगुन, जिसने अभी अभी चैन की सांस ली ही थी कि अचानक उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई दिया, जो इस वक्त काफी परेशान सा लग रहा था, जैसे वो खुद को किसी चीज से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसे यहाँ किसी के होने का एहसास हुआ, वो उसे देखने के लिए पीछे पलटा तो उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई दी। हालांकि उसे सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे काफी हाई ड्रग्स का डोज दिया गया था। वहीं गुनगुन को अभी भी थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं गुनगुन जैसे ही अपने सामने उस आदमी का चेहरा देखा तो वो खुशी से दौड़ते हुए उसके गले से लग जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कबीर था। वहीं कबीर को जैसे ही उस लड़की की करीबी महसूस हुई, वैसे ही उसे राहत महसूस होने लगी। उसने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद कबीर ने गुनगुन को खुद से अलग किया और उसकी ठुड्डी को ऊपर करके उसे किस करने लगा। वहीं गुनगुन को भी अब धीरे धीरे नशा हावी होने लगा था, क्योंकि उसे भी ड्रग्स दिया गया था। वहीं कबीर ने गुनगुन के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, आई एम सॉरी बट आई नीड यू बैडली। ये चंद शब्द कहकर कबीर गुनगुन के साथ बेड पर लिपट गया। अब उनके कपड़े कब फर्श पर बिखर गए और दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहीं कबीर और गुनगुन नशे में ही सही, दोनों ने खुद को एक दूसरे को पूरी तरह से सौंप दिया था। आज वे दोनों एक दूसरे के हो गए थे। वहीं जेनी और मुकुल गुनगुन और कबीर को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। जेनी ने गुस्से में मुकुल से कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं किया जाता, एक लड़की तक संभाली नहीं गई, किसी काम के नहीं हो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा अपनी ये घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ये कहकर वो वहां से चली गई। फिर उसने किसी को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और कॉल कट कर दी। वहीं मुकुल को जेनी की बातों का काफी बुरा लगा, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहना चाहता था। उसे तो बस उस 2 कौड़ी की लड़की गुनगुन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाना मुंह को आया पर अंदर न गया। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही रात बिताकर तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, अब जब तुमने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है तो उसका शिकार तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब गुनगुन की नींद खुली तो उसने खुद को एक कमरे में अकेला पाया। उस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। जैसे ही उसने खुद को देखा तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो बिल्कुल एक चादर से ढकी हुई थी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और खुद से ही कहा, मैं यहाँ कैसे, और मेरी ये हालत। ये सब सोचते ही उसे तेज रोना आ गया। काफी देर तक यूं ही रोने के बाद जैसे ही वो बेड से उतरने लगी कि दर्द की एक तेज लहर उसके बॉडी में दौड़ गई और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। फिर भी उसने कोशिश करके वॉशरूम तक जाने में कामयाबी पाई। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा, जहां उसके बॉडी पर निशान कल रात किसी के साथ होने की गवाही दे रहे थे। वो कल रात की बात याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो फ्रेश होने लगी। जब उसने कपड़े पहनकर बाहर जाने की कोशिश की तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी कि उसके घर का एक ड्राइवर उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। गुनगुन उस ड्राइवर को जानती थी, इसलिए वो उसके साथ चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि रोज की ही तरह आज का भी माहौल वैसा ही था जैसा रोज रहता था, लेकिन आज गुनगुन को ये घर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर लग रहा था कुछ बदला बदला सा। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी वो खुद ही बहुत परेशान सी लग रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और किसी गहरी सोच में डूब गई। वो खुद से ही कहती है, मुझे जहाँ तक याद है मैं मिहिका दी के साथ ड्रिंक कर रही थी, उसके बाद मैं वॉशरूम गई थी। उसके बाद का मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आखिर कौन था कल रात जिसने मेरी इज्जत के साथ खेला। अब मैं कबीर को कैसे मुंह दिखाऊंगी। वो अपने सिर को जोर से दबाने लगी तो गुस्से से अपने ही बाल खींचने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। गुनगुन जब सबको नाश्ता सर्व कर रही थी तभी कबीर ने सबको चौंकाते हुए कहा, मॉम, मैं जेनी से शादी करना चाहता हूँ। उसके इस चंद शब्द को सुनकर वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के होश ही उड़ गए। वहीं गुनगुन के हाथ से वो बोल छूटकर नीचे गिर गया, जिससे वो खाना सर्व कर रही थी। जैसे ही कबीर के मुंह से सबने ये सुना, सबके तो होश ही उड़ चुके थे। दादी ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो कबीर,
तुम्हारी शादी गुनगुन से हो चुकी है, तो ऐसे में तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? इस पर कबीर ने बिना किसी भाव के कहा, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं, तो फिर आप ये सब। तभी अचानक दादा ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें पहले गुनगुन को डिवोर्स देना होगा, उसके बाद ही तुम। इसके आगे वो और कुछ बोलते उससे पहले ही गुनगुन ने दादा को रोकते हुए बोली, नहीं दादाजी, मैं इन्हें तलाक नहीं दूंगी। अगर ये शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। ये कहकर वो वहां से दौड़ती हुई चली गई। गुनगुन की बातें सुनकर घर वालों के साथ साथ कबीर खुद भी हैरान था। उसने अपने मन में कहा, आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? खैर, अब ये सब सोचने के लिए शायद बहुत देर हो गई है, अब मैं तुम्हें चाहकर भी अपना नहीं सकता। ये कहकर वो बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसे कल की बात याद आने लगी। जब पिछली सुबह जब कबीर सोकर उठा तो उसे अपने सिर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी अचानक उसकी नजर खुद पर और अपने बगल में लेटी हुई एक लड़की पर गई। जैसे ही उसने उसे देखा, जेनी, तुम यहाँ। ये शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि जेनी की भी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने भी कबीर को खुद के इतने करीब देखा तो वो भी शॉक होकर चीख पड़ी। इस वक्त दोनों ही सिर्फ एक चादर से ढके हुए थे। उन दोनों की बॉडी पर बने निशान कल रात उनके बीच हुए संबंध की गवाही दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जेनी ने रोते हुए कहा, अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? मॉम डैड तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लगी। वहीं कबीर उसे इस तरह रोते हुए देखकर खुद को गिल्टी फील करने लगा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, देखो, जो कुछ भी हुआ है वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन आई प्रॉमिस जल्द ही मैं पता लगा लूंगा कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन इसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे मॉम डैड को इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें इसके बदले में कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हूँ। उसके पता लगाने की बात सुनकर तो जेनी काफी ज्यादा घबराने लगी थी, लेकिन फिलहाल के लिए अब जब खुद कबीर ही आगे आकर कुछ कह रहा है तो वो भला इसमें क्यों पीछे रहती। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने कहा, लोग चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं कबीर, लेकिन लोगों की सोच आज भी वही है। जब सबको ये पता चलेगा कि मैं शादी से पहले किसी के साथ। कहते कहते वो फिर से रोने का नाटक करने लगी। वहीं कबीर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड से भी इसके बारे में बात कर सकता हूँ। जेनी बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर जेनी ने कबीर को इमोशनली डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया। तभी कबीर कल की उस ख्याल से बाहर आया और मन ही मन बोला, आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने जेनी के साथ ये क्या कर दिया? इधर गुनगुन सीधे अपने रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और तब से जो उसने अपने आंसू रोक कर रखे हुए थे वे बहने लगे। रोते हुए उसने कहा, मैं ही कुछ दिनों से ज्यादा सोचने लगी थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं शायद अपनी औकात भूल चुकी थी। मैं उनके लायक नहीं हूँ। मेरी औकात तो उनके घर की नौकरानी बनने की भी नहीं है। तो ऐसे में मैं जरूरत से ज्यादा ही सोचने लगी थी। वो लड़की ठीक ही कह रही थी। इस घर के लोग सच में इतने अच्छे हैं कि एक नौकरानी को भी अपने परिवार की तरह ही मानते हैं। कबीर जी के लिए तो वो जेनी मैडम जैसी लड़की ही बनी है, मेरी जैसी अनपढ़ और गवार लड़की नहीं। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, नहीं, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते हैं, हमें खुद को समझाना ही होगा। ये कहकर वो खुद को झूठा दिलासा देने लगी। शाम के वक्त वालिया मैंशन के गार्डन में दादा अपने एक पुराने दोस्त के साथ चेस का गेम खेल रहे थे। दादाजी लगभग 2 बाजी हार चुके थे। ये देखकर वे काफी सैड थे। तभी गुनगुन चाय और स्नैक्स के साथ वहाँ आई। गुनगुन को देखते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दादा बोले, अरे गुनगुन बेटा, यहाँ आओ, इनसे मिलो। ये है संदीप खुराना साहब, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। हमने अच्छे और बुरे दिन साथ में देखे हैं। गुनगुन ने उनके पैर छूते हुए कहा, कैसे हैं आप दादाजी? उसके मुंह से अपने लिए दादाजी सुनकर खुराना साहब को किसी की याद आने लगी, लेकिन जल्द ही अपने ख्यालों को झटकते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा खुश रहो बेटा। वहीं गुनगुन ने उनके असमंजस भरे भाव को देखकर कहा, क्या आपको मेरा दादाजी कहना अच्छा नहीं लगा? इस पर संदीप जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे मुंह से अपने लिए दादाजी सुनकर किसी की याद आ गई। ये कहकर वे फिर अपने खेल में बिजी हो गए। वहीं गुनगुन बड़े ही ध्यान से उन दोनों का गेम देखने लगी। संदीप जी ने दादाजी से कहा, तुझमें वो पहले वाली बात नहीं रही, अब तू मुझे नहीं हरा सकता है। ये कहकर वे हंसने लगे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक गुनगुन ने सिर्फ एक बाजी चलाई और संदीप जी गेम हार गए। ये देखकर दादाजी खुश होते हुए प्राउडली गुनगुन को शाबाशी देने लगे। वहीं संदीप जी का रंग ही उड़ चुका था। इसलिए नहीं कि वो ये गेम हार गए थे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उनके लिए बेहद हैरान करने वाला था। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए गुनगुन से पूछा, बेटा ये तुमने कैसे किया? कहीं तुम वो इस पर गुनगुन ने झट से कहा, पता नहीं कैसे, बस यूं ही कर दिया। ये कहकर वो वहां से चली गई। वहीं दादाजी ने संदीप से कहा, क्या बात है संदीप, तू ठीक तो है ना? देखा, तू आज भी मुझसे हार गया। लेकिन संदीप जी को तो दादाजी की बातों पर जैसे कोई ध्यान ही नहीं था। वे तो बस गुनगुन की चाल के बारे में ही सोचे जा रहे थे। शायद गुनगुन की इस हरकत ने संदीप को किसी की याद दिला दी थी, लेकिन वो उस शख्स का नाम अभी नहीं लेना चाहता था। रोज की तरह आज रात जब कबीर ऑफिस से घर आया तो आज उसे रोज की ही तरह बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन वो चाहकर भी गुनगुन के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो खुद को किसी के भी आगे कमजोर नहीं करना चाहता था। जब आधी रात तक उसे नींद नहीं आई तो थक हार कर वो अपने स्टडी रूम में ही बने हुए एक मिनी बार में गया और ड्रिंक करने लगा। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद वो कुछ बड़बड़ाते हुए गुनगुन के रूम की तरफ फिर से बढ़ गया।
लेकिन उसके रूम तक पहुंचने से पहले ही दादी उसके सामने आ गई। दादी को देखते ही कबीर नशे में भी सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। उसे इस हालत में देखकर दादी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाकर उसे कबीर को वापस उसके रूम में छोड़कर आने के लिए कह दिया। वही कबीर लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ गुनगुन ही गुनगुन घूम रही थी। मेरी गवार बीवी, गुनगुन गुनगुन गुनगुन, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ मेरे पास, जल्दी आओ। ये कहते हुए वो चिल्ला रहा था। अगली सुबह जब कबीर उठा तो उसे अपने सिर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मेरा सिर। तभी अचानक किसी का हाथ उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया, जिसने एक नींबू पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था। उस नींबू पानी वाले ग्लास के ओनर को देखते ही कबीर की आंखें फट से खुल गईं और सिर का दर्द भी अचानक गायब हो गया, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी दादी खड़ी थी। अपने सामने दादी को देखते हुए कबीर ने अपने मन में कहा, हे भगवान, लगता है मैंने कल पक्का कुछ उल्टा सीधा किया है, जिसके वजह से दादी खुद मुझे नींबू पानी देने आई। यही सब सोचता हुआ कबीर अपने ही सच में गुम था। अभी वो बिल्कुल ही किसी छोटे से बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। अभी वो किसी भी एंगल से अंडरवर्ल्ड का किंग या फिर वालिया ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं लग रहा था। तभी उसे दादी की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ी, क्या तुम सच में जानी से ही शादी करना चाहते हो? एज यूजुअल कबीर ने दादी से इस सवाल की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सवाल का जवाब तो देना ही था। उसने थोड़ा नजरें चुराते हुए कहा, मैंने कल ही सबको अपना फैसला सुना दिया था, फिर आप? इस बार दादी ने थोड़े गुस्से से कहा, तो कल रात तुम गुनगुन के कमरे में क्यों जा रहे थे? अब तो बेटा कबीर फंस गया। अभी तक उसे खुद ही पता नहीं था कि आखिर बार बार वो गुनगुन के कमरे में क्यों चला जाता है, तो दादी को इस बारे में क्या ही पता था। इस बार दादी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देख बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अगर किसी के जीवन में सही जीवन साथी का साथ रहता है तो उन दोनों का जीवन स्वर्ग सा सुंदर लगने लगता है, लेकिन अगर वही जीवन साथी गलत हो तो उनका पूरा जीवन सिर्फ दुख और असंतोष से भर जाता है। मानती हूँ कि गुनगुन तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी सच्ची जीवन साथी बनने के पूर्ण योग्य है, इसलिए एक बार इस बात पर दोबारा जरूर सोचना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी सबको दरवाजे से जेनी आते हुए दिखाई दी। वहीं जेनी मुस्कुराते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश किया और सीधे कबीर के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। ये देखकर विक्रम और मिहिका का मुंह बन गया और उन्होंने थोड़ा सा ही नाश्ता करके वहाँ से चले गए। इसी तरह एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले गए। अब सिर्फ सपना जी, कबीर और जेनी बचे रह गए। वहीं गुनगुन चुपचाप रोज की ही तरह सभी को खाना सर्व कर रही थी। अब जब गुनगुन भी वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक जेनी ने कहा, अरे गुनगुन, जरा मुझे भी तो नाश्ता सर्व कर देना। जेनी की बात सुनकर गुनगुन ने सिर हिलाया और उसे नाश्ता सर्व करने लगी। नाश्ता सर्व करने के बाद जब वो जाने लगी कि तभी जेनी ने सपना जी से कहा, मॉम, क्या यहाँ के सर्वेंट्स को जब तक हम लोग नाश्ता न फिनिश कर ले तब तक रुकना नहीं चाहिए? जेनी के इस इनडायरेक्टली किए गए ताने को समझते हुए सपना जी ने गुनगुन को जाने से रोक लिया। वहीं जेनी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए कबीर को देखते हुए उससे बोली, बेबी, आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। ये कहकर उसने उसके गालों पर एक किस कर दिया। ये हरकत देखकर सपना जी वहाँ से चली गई तो वहीं कबीर गुस्से से जेनी को घूरने लगा। वहीं गुनगुन बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप वहीं खड़ी रही। कबीर जब गुनगुन को देखता है कि गुनगुन को जेनी की इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे पता नहीं क्यों और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर गुनगुन को दिखाने के लिए वो भी बड़े ही प्यार से जेनी को देखते हुए कहता है, डार्लिंग, तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। ये कहते हुए उसने जेनी के हाथों को चूम लिया। वहीं गुनगुन जब कबीर को इस तरह जेनी को किस करते हुए देखती है तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए वो अपने चेहरे पर किसी तरह के भाव लाए बिना वहीं खड़ी रहती है। वहीं कबीर, जिसे लगा था कि गुनगुन को उसे दूसरी लड़की के साथ इस तरह देखकर बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो गुनगुन को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए कबीर एक झटके के साथ डाइनिंग टेबल से उठकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कबीर के जाने के बाद जेनी बड़े ही एटीट्यूड से गुनगुन के पास गई और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोली, तुम जैसी जाहिल और गवार लड़की को कबीर जैसा तो क्या कोई भी लड़का पसंद नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तुम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे कोई तुम्हें पसंद करे। ना ही तुम किसी से ढंग से बात कर सकती हो, ना ही तुम किसी भी हाई सोसाइटी को मैच कर सकती हो। तुम किसी चीज के लायक ही नहीं हो। फिर कुछ सोचते हुए जेनी आगे बोली, लेकिन हाँ, एक काम तुम बहुत ही अच्छे से कर सकती हो। पता है क्या? मर्दों का बिस्तर गरम, लेकिन अफसोस तुम्हारा पति तो उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो सैड। ये कहकर वो बड़े ही एटीट्यूड से वहां से चली गई। वहीं गुनगुन, जो सिर झुकाए जेनी की इन कड़वी बातों को सुन रही थी, भागकर अपने कमरे में चली गई और फिर दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। अब तक जो भी आंसू उसने रोक कर रखे हुए थे वे आंसू नदियों की धार बनकर बहने लगे। उसने रोते हुए खुद से कहा, आखिर क्यों बार बार सब मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने पर लगे हुए हैं? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर क्यों क्यों माता रानी, क्यों? तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसे अपने सामने अपना ही हमशक्ल दिखाई दिया। उस हमशक्ल को देखते ही गुनगुन डर गई और हकलाते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम मेरे जैसे कैसे दिख सकती हो? वो हमशक्ल बोली, अब तुम्हारे दिन अब बदलने वाले हैं। ये कहते ही गुनगुन की हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगी। वो हमशक्ल और कोई नहीं बल्कि गुनगुन की अक्ष थी। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी ही प्रतिरूप हूँ। तुम दिक्कत में लग रही थी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। इस पर गुनगुन चौंकते हुए बोली, मदद? कैसी मदद? तुम भला मेरी मदद कैसे कर सकती हो?
उस अक्ष ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तुम्हें सही दिशा दिखाकर कर सकती हूँ। गुनगुन बोली, सही दिशा? कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बताओ। अक्ष ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है।